मैं 8 साल का था जब माँ चली गई। घर अचानक ही खाली नहीं, रेगिस्तान हो गया। 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि पापा ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आई, साड़ी पर भारी बॉर्डर, माथे पर बड़ी बिंदी और आंखों में एक नपा तुला तोल। उन्होंने मुझे कभी सच में अपनाया नहीं, न ही मेरे बालों में अंगुलियां फिराई, न ही जूते की टूटी लेस बांधी। पर आज जब मैं अच्छा कमाने लगा हूँ तो वह मुझसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा पसंद करने लगी है। यह कहानी है उस दूरी जो खांचे बनती गई और उस पुल की जिसे बनाने की भी ज़रूरत था और मुश्किल भी। माँ की अर्थी के बाद घर में जो सन्नाटा पसरा, वह केवल चुप्पी नहीं थी, वह मेरी उम्र से कई साल पुरानी थकान थी। पापा सुबह ड्यूटी पर निकलते और रात देर तक लौटते। मैं दाल में पानी मिलाता, रोटी पर चीनी छिड़क कर खा लेता। माँ का आखिरी स्पर्श जैसी तकियों की सिलवटों में छुप गया था। फिर एक दिन मौसी ने बताया, बहू आएगी, अब सब ठीक होगा। 8 साल की समझ में बहू शब्द का मतलब था किसी का आना, शायद कोई माँ जैसी। पर नई माँ के पहले ही दिन मैंने समझ लिया कि माँ और सौतेली माँ के बीच कहीं एक कोमा लग जाती है जो सांस फूलने लगता है। उनके 2 बच्चे थे, रवि और रानी। रवि मुझसे 2 साल छोटा था और रानी मुझसे 5 साल छोटी। वह आए जैसे कमरे में नए रंग चढ़ गए हो। घर में खिलखिलाहट लौट आई, पर मेरी कुर्सी खाली रही। स्कूल से लौटकर मैं जब हाथ धोता तब तक खाना उनकी प्लेटों में परोसा दिया जाता। मुझे अक्सर कहा जाता, पहले छोटे खाएंगे तो बड़ा है, इंतजार कर। इंतजार धीरे धीरे आदत बन गया, जैसे किसी का हक जो मेरा नहीं। रात को पढ़ाई करता तो पीछे से आवाज़ आती, पंखा बंद कर दे, रानी को सर्दी लगती है। मैं पसीना पोंछकर टेबल पर लैंप जलाता तो कहती, बत्ती मत जला, आंखों पर असर पड़ता है। अंधेरे में पाठ याद करना, भूख के शोर को चुप कराना मेरे लिए नया सिलेबस बना। एक बार स्कूल में टिफ़िन शेयरिंग डे था। सारे बच्चे अपना टिफ़िन बदल बदल कर खाते। मेरे डिब्बे में अक्सर सूखी रोटी और नमक होता। उस दिन रोहन ने कहा, तेरी माँ नहीं बनाती क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ नहीं है। उसने बेझिझक पूछा, तो नई वाली? मेरी मुस्कान खिंच गई। मैंने टिफ़िन बंद किया। उस दिन घर लौटते ही मैंने रसोई में चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, खूब पानी डाल दिया था। वह हथेलियों से बह रहा। मैं हंस पड़ा, फिर रोने लगा। रसोई के बाहर से उनकी आवाज़ आई, क्या कर रहा है? रसोई गंदी मत कर, रवि रानी के लिए भी मुझे खाना बनाना है। उस रात मुझे जो रोटियां मिली वह अंत तक कड़ी थी। मैं काटता और पानी के साथ घोट लेता। हर निवालों में माँ की याद दाने की तरह दबी रहती। स्कूल के मास्टर साहब शरद वर्मा अक्सर पूछते, क्या रे, भूख से पेट लड़ता है दिखाई देता है? मैं हंसकर कहता, नहीं सर, ऐसी ही शक्ल है। एक दिन उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाकर पराठा खिलाया, पूछा, घर में सब ठीक? मैंने पहली बार किसी बड़े के सामने आंसू नहीं रोका।
जैसी बांध टूट गया। उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, किताबें साथ देती है बेटा, और मेहनत भी, तू बस पढ़ता चल। वही दिन था जब मैंने समझा, घर में कोई कम हो तो दुनिया में किसी का हाथ जरूर बट जाता है, पर उस हाथ को पकड़ने की हिम्मत बच्चा कहाँ से लाए। रवि रानी से प्यार करना मुझे आता था, पर समानता मांगना सीखना मुश्किल था। वह शिकायतें करते, भैया ने पेंसिल नहीं दी, मैं दूसरी दे देता। भैया हमारी कॉपी ले गए, मैं अपनी कॉपी वापस कर देता। सौतेली माँ तब कहती, देखा कैसा समझदार है मेरा बड़ा बेटा। मेरा शब्द में मेरी पहली बार मेरा नाम आया, पर उसमें अपनापन नहीं, स्वार्थ का चमकदार वर्णिश था। दूसरी सुबह उन्होंने कहा, झाड़ू दे, जल्दी कर, मुझे मंदिर जाना है। मैंने दिया। रसोई साफ कर दी, दूध उबाल दिया, मैंने किया। रवि के जूते चमकाए, मैंने चुपचाप बैठकर जूते चमका दिए। मेरा अपना जूता अभी भी पिछले साल का, जिसमें बढ़े हुई पैरों की अंगुलियों से विरोध करते थे। मैंने पापा से कुछ नहीं कहा, वे थके हुए लौटा करते। मैं उनसे बात करने की बजाय उनके थैले से चुपचाप अखबार निकालकर पढ़ने लगा। पहली रैंक, पहला थप्पड़, 8वीं में मैंने टॉपर आया। घर में मेरे लिए लड्डू नहीं बने। मैं शाम को सर्टिफिकेट लिए आया तो उन्होंने मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा है, पर घमंड मत कर। कल सुबह जल्दी उठकर दूध ले आना, और हाँ, रानी की फीस भरने को पापा से कहना, तू स्कूल से छूट ले सकता है। उसे नहीं, मैंने पहली बार पलट कर कहा, मेरी फीस। उन्होंने तीखी नज़र से देखा, तुझ पर कितनी खर्चा करती हूँ पता है। खाना पीना रहना सब मुफ्त नहीं होता। उस दिन पहली बार मैंने अपने कमरे में रोते रोते दीवार पर मुक्का मारा। दीवार चुप रही। मेरी अंगुलियों में सूजन उभर आई। अगले ही हफ्ते गलती से दूध गिर गया। उन्होंने गुस्से में मेरे गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मैं जड़ हो गया। मन में एक ठंडी गांठ बन गई। थप्पड़ का निशान हथेलियों पर नहीं, भीतर की इज्जत पर पड़ा था। 9वीं 10वीं में मैंने सुबह अखबार बांटने का काम किया। जेब में थोड़े पैसे आने लगे तो ट्यूशन फीस खुद भरने लगा। सौतेली माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कहती, अच्छा है, अपनी कमाई से अपनी किताबें ले लिया कर। पापा से मैंने अब सवाल करना कम कर दिया। वे जैसे एक पुल थे जो दोनों किनारों को जोड़ने में खुद टूटता जा रहा था। 12वीं के बाद मैंने एंट्रेंस की तैयारी की। लाइब्रेरी में मेरे जैसे अनाथों की शरण होती है। वहाँ की सर्द कुर्सियाँ, धूल भरी किताबें और रात का पीला बल्ब मेरा परिवार बन गए। मैं सेलेक्ट हुआ एक अच्छे कॉलेज में। घर में पहली बार मिठाई आई, पर वह रवि के जन्मदिन की थी। मैंने एक टुकड़ा खुद से चुरा लिया और मन ही मन माँ की तस्वीर को खिला दिया। देखो, मैं निकल रहा हूँ। हॉस्टल ने मुझे आत्मसम्मान दिया। सुबह का चाय कप, कैंटीन के रसीले समोसे और दोस्तों का कंधा, ये सब मिलकर घर शब्द की परिभाषा फिर से लिखते हैं। नतीजों में मैं आगे आता गया। इंटर्नशिप मिली। पहली बार किसी ऑफिस की छत पर के नीचे बैठकर मैंने महसूस किया, ऐसी की हवा से ज़्यादा
ठंडी वह भावना होती है जब आपका काम पहचान जाए। मैंने पहली सैलरी पाई, छोटी थी पर मेरी थी। मैंने माँ की तस्वीर के फ्रेम बदले, पापा के लिए एक अच्छा स्टॉल खरीदा और रवि रानी के लिए किताबें। पैकेट लेकर जब घर गया तो सौतेली माँ ने मुझे देखते ही कहा, अरे मेरा बेटा आ गया। मैं चौंका। ये वही आवाज़ थी जिसमें पहले कांटा होता था, अब मिठास घुल आई है। वापसी और बदलाव का मुस्कान। कुछ सालों में नौकरी स्थिर हो गई। अच्छी कंपनी, अच्छा पैकेज, किराए का छोटा सा साफ फ्लैट। अब जब घर लौटता सौतेली माँ मुझे गले लगाती, तू तो दुबला हो गया रे, खाना ठीक से खाया कर। फिर मेरे प्लेट में पहले परोसती, पहले तू खा ले फिर बाकी। रवि रानी हक से मेरी जेब टंटोलते, भैया क्या लाए? मैं लाता भी था, कपड़े, चॉकलेट, एक स्मार्टफोन तक। घर में मेरा एक अलग कमरा बन गया था, साफ सुथरा, पर्दे बदलकर, बेडशीट ने। एक शाम उन्होंने मेरे कंधे दबाते हुए कहा, तू है तभी घर चलता है, तू ही तो हमारा सहारा है। ये वही घर था जहाँ मैं कभी रसोई के कोनों में खड़ा प्लेट का इंतजार करता था। अब मेरे लिए गरम गरम फुलके बनते हैं। मैं मुस्कुराता, पर मुस्कुराहट की सतह के नीचे एक गहरा सवाल बार बार सिर उठता, क्या यह प्यार है या मेरी सैलरी? नए सवाल। एक रात मैं छत पर बैठा था, पापा पास आकर बैठे। उन्होंने धीमे से कहा, तुझे बहुत कष्ट हुआ बेटा, मैं तेरे साथ था पर शायद नहीं था। उनकी आंखें नम थी। मैंने पहली बार उन्हें कस कर पकड़ा। पापा, मुझे गुस्सा आता था पर आप थक जाते थे। मैं समझाता हूँ। अब पापा की हथेलियाँ बूढ़ी हो गई थी, वो हथेलियाँ जो मेरी पीठ पर बहुत कम पर फिर भी कभी कभार थपथपाती थी। रात की हवा में अतीत और वर्तमान धुंधल का घुल गया। नीचे ड्राइंग रूम में सौतेली माँ ने पुकारा, बेटा कल शर्मा जी आ रहे हैं, रानी के लिए रिश्ता है, कुछ मदद करनी होगी, थोड़ा खर्च भी। मैंने देखा उनकी आवाज़ में विनय थी मगर साथ ही एक गणित भी। मैं चुप रहा। गणित मुझे आता था। अगले रविवार मैंने चाय के साथ बात शुरू की, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। वह खिल उठी, हाँ हाँ कहो बेटा। आप बेटा कहती हैं, अच्छा लगता है, पर मुझे एक बात सालों से खटकती है। बचपन में मैं भूखा सोता था, मुझे देर से खाना मिलता था। मेरी फीस, मेरी कॉपियाँ, मेरे जूते सब आखिर में आते थे। मैंने रोया भी था, आपने देखा, पर वह सहन सी गई। वह समय अलग था। मेरा भी घर नया था, मेरी अपनी मुश्किलें। मैंने धीरे कहा, मैं समझना चाहता हूँ, पर समझने के लिए आपकी सच्चाई चाहिए और मेरी चोट का आपका स्वीकार। कुछ क्षण भारी खामोशी रही। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं डरी हुई थी। 2 बच्चे थे मेरे, नए घर की जिम्मेदारी। मुझे लगा अगर मैं तुझे सख्ती करूँगी तो मेरे बच्चों का हिस्सा बना रहेगा। ये गलत था। मैं माँ थी पर शायद कभी बनी नहीं। मुझे से गलती हुई, बहुत बड़ी। उनका सिर झुक गया। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर अपराध बोध और राहत का मिश्रण देखा। आंसू उनके गाल पर बह निकले।
इस बार मैंने पानी का गिलास आगे नहीं किया। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैं बोला, गलती मान लेना, आधी माफ़ी है, बाकी आधी हम दोनों मिलकर करेंगे। एक शर्त। वे चौंकी। क्या? अब ये घर पैसे से नहीं, बराबरी से चलेगा। रवि रानी मेरे अपने हैं, पर उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं मदद करूँगा, पर सब कुछ अकेले नहीं। और आप मेरी माँ बनना चाहे तो बने, कर्ज नहीं। वे फूट पड़ी। हाँ बेटा, हाँ। रवि नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर शॉर्टकट ढूंढता। मैंने उसे कोचिंग का फीस दी, पर कहा, बुक लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, हफ्ते में एक बार मुझे प्रोग्रेस दिखाओ। पहले उसने टाल मटोल की, फिर एक दिन बात कड़ी कही करनी पड़ी। रवि, मैं तुम्हारा भाई हूँ, एटीएम नहीं। मेहनत तुम्हें करनी है। उसने झुंझला कर दरवाज़ा पटका। रात को आया। भैया सॉरी, कल से ठीक से पढ़ूंगा। मैं मुस्कुरा दिया। कल नहीं, आज से। 3 महीने बाद उसने पहला इंटर्नशिप ऑफर पकड़ा। घर में जो जश्न हुआ, उसमें मेरी जेब से निकले पैसे नहीं, उसके माथे का पसीना चमक रहा था। सौतेली माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा। तूने घर का लड़का नहीं, घर का आईना ही बना दिया। रानी की शादी तय हुई। सौतेली माँ ने संकुचा कर कहा, कुछ जिम्मेदारियां दहेज नहीं देंगे। पर मैंने बात काट दी। दहेज नहीं, कौशल देंगे, आत्मविश्वास देंगे। जो जरूरी है सम्मान के साथ करेंगे। शादी में मैंने अपने पुराने अध्यापक शरद वर्मा सर को बुलाया। भीड़ में उनकी मुस्कान मुझे ऐसे लगी जैसे बरसों पहले के स्टाफ रूम का पराठा, सादा पर पेट में उतरकर दिल को गर्म कर दे। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, तू वही लड़का है जिसने अंधेरे में पढ़ना सीखा था। अब तुमने इस घर में रोशनी बांटी है। सौतेली माँ दूर से देख रही थी। हमारे बीच नजरें मिली। वे मुस्कुराई, पर इस बार उस मुस्कान में गणित नहीं, कृतज्ञता थी। कई महीनों बाद एक दोपहर में घर आया तो उन्होंने रसोई से पुकारा, अंशुमान, दाल में तड़का लगा दूं? मैं हंस पड़ा। दाल में तड़का और रिश्तों में अपनापन दोनों जरा सा हो तो भी सुगंध आ जाती है। वो हौले से बोली, तुम मुझे माँ कह सकते हो अगर चाहो तो। मैं ठिठक गया। शब्द हल्के नहीं होते। किसी को माँ कहना, उस पुल पर चलना जिसके नीचे कई सालों की चूक, चोट और चुपिया बहती है। मैंने पास जाके कहा, माँ। उन्होंने चौंक कर देखा, आंखें भर आई। मेरे कंधे से और उनका आंचल दोनों भीग गए। उस पल मैंने महसूस किया, माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही ताकत की निशानी है। उस रात में अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था। पन्नों में भूख के दाग, आंसुओं के नमक और सपनों की पेंसिल स्केच थे। मैंने एक नया पन्ना खोला। लिखा, बचपन में जिसने देर से खाना दिया उसने आज सबसे पहले परोसा। जिसने मुझे किनारे किया उसी ने आज मेरे लिए जगह बनाई। समय सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं बदलते, इंसान की नीयत भी बदल सकता है। अगर हम ईमान से बात करें, हदें तय करें और उम्मीद का एक दिया जलाए रखें। जीवन केवल समा नहीं, सीमाओं का भी नाम भी है।
मैंने घर का एक नियम बनाया, किसी भी खर्च पर पहले बैठकर बात होगी। परिवार का बजट एक डायरी में लिखा जा। रवि को हर महीने उसकी बचत बतानी होगी। रानी अपने पति के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएगी। सौतेली माँ ने शुरुआत में झिझक दिखाई, फिर जब उन्होंने समझ आया कि नियम उन्हें भी सम्मान देता है, तो वह खुद डायरी संभालने लगी। एक शाम वह बोली, मैं रानी के घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन, पर जाने से पहले तेरे लिए अचार बना जाऊँ। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, अब तो आपका अचार बिना पूछे भी चलेगा। पापा की तबीयत डगमगाने लगी। अस्पताल के कमरे में मैंने उनकी हथेलियाँ थामी, जिन्होंने जिंदगी भर कमाया पर हिसाब किताब कभी ठीक से नहीं बैठा पाए। वे धीमे से बोले, घर तुझे बहुत कुछ दे न सका, पर तूने घर को बहुत कुछ दे दिया। मैंने कहा, पापा, घर हम सब हैं। आप, मैं, माँ, रवि, रानी, हम सब ने मिलकर इसे बनाया है, टूटी ईंटों से भी। और पापा, आप अकेले नहीं हैं। सौतेली माँ, अब माँ ने पापा के सिरहाने बैठकर उनका हाथ दबाया। उनके चेहरे पर वही नापा तोला तोल नहीं था। अब वह देखभाल थी जो देर से आई पर सच्ची थी। इस बार मैं देर नहीं से कई साल बाद मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर भेजा। जाने से पहले घर में सबको बैठा कर कहा, मैं रहूं या न रहूं, हमारे नियम, हमारी बराबरी और हमारा स्नेह यहीं रहेगा। किसी को भी किसी पर बोझ नहीं बनना। हम एक दूसरे का सहारा रहेंगे, सहारा नहीं, सहयोग। माँ ने मेरे बैग में चुपचाप 2 डिब्बे रख दिए। एक में बेसन के लड्डू और दूसरे में आम का अचार। बोली, देर से सीखा है बेटा, पर अब दिल से सीखा है। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने रोक लिया। अब ये सब नहीं, बस व्हाट्सएप पर बता देना कि खाया या नहीं। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे याद आया, वही बच्चा जो कभी रसोई में अंधेरे में रोटी सेकता था, आज अपने हिस्से की धूप साथ ले जा रहा है। धूप किसी एक की नहीं होती, जो बांटे उसके चेहरे पर और चमकती है। रिश्तों का लेखा जोखा हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है सौतेली माँ, और उसके साथ ही एक तयशुदा छाया चल देती है। पर लोग स्थिर नहीं होते। समय, संवाद, स्वीकार, इनसे हम बदलते हैं। मैंने अपनी माँ को खोया, पर माँ की जगह खाली नहीं छोड़ी। उसने उसे भरने में वक्त लगा, आंसू लगे, ईमान लगा, और हाँ, पैसे आए तो कुछ चेहरों पर मिठास भी आई। पर अगर आप हद तय कर लें, बराबरी पर घर खड़ा करें, तो मिठास पिघल कर सच्चाई भी बन जाती है। रवि अब नौकरी में सेट है। रानी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ रही है। पापा शाम की धूप में अखबार पढ़ते हैं। माँ जब भी रसोई से आवाज़ देती है, अंशुमान, खाना लगा दूँ, मैं मुस्कुरा देता हूँ। मुझे भूख लगती है, पर अब वह भूख सिर्फ पेट की है, इज्जत की नहीं। और हाँ, जब भी कहीं कोई बच्चा अपने बचपन की दबी आवाज़ से पूछता है, क्या मैं भी ठीक हो जाऊँगा, मैं उसे एक कहानी सुनाता हूँ। अंधेरे में पढ़ने वाला लड़का जिसने रोशनी बांटना सीख लिया, क्योंकि आखिर में घर वही है जहाँ देर से सही, पर कोई तुम्हारा हिस्से का दिया जला दे। दोस्तों,
ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलती हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।